Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईटीसी के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को। सेक्शन 16, 17, 18 आप पढ़ चुके हो, मतलब क्रेडिट कब कैसे कितना मिलना है, ये सारी बातें आपको पता है। बस एक छोटी सी बात आपको नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि आईटीसी किस मैनर में यूटिलाइज होगा। तो अभी हम पहले ये सीखेंगे आईटीसी किस मैनर में यूटिलाइज होगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, जिससे हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अब ये मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कहां लिखा हुआ है सर? एक सेक्शन नंबर 49 है जिसे हम पेमेंट ऑफ टैक्स में पढ़ेंगे, वहां पर मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी लिखा हुआ है सबसेक्शन 5 के अंदर। सबसेक्शन 5 कहता है द आउट amount of input tax credit available in the electronic credit ledger shall be utilized as follows. First preference shall be given to credit of IGST. सबसे पहले आपके पास IGST का जो ITC पड़ा हुआ है आप उसे यूटिलाइज करेंगे। अब इसे कहां यूटिलाइज करेंगे? फर्स्ट टूवर्ड्स द आउटपुट IGST। बैलेंस इफ एनी, मतलब आईजीएसटी में एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ बैलेंस बच जाए, दैट शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी। नोट, फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीसी ऑफ आईजीएसटी शैल बी यूटिलाइज्ड कंप्लीटली एंड देन आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी शैल बी यूज्ड। क्या बोला उसने? उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास इनपुट आईजीएसटी है, उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास इनपुट आईजीएसटी है तो सबसे पहले तुम अपने इनपुट आईजीएसटी के आईटीसी को यूटिलाइज करोगे, पूरी तरीके से खत्म करोगे। कहां खत्म करोगे? उसके लिए उसने कहा कि सबसे पहले तुम इसे आउटपुट आईजीएसटी को पे करने में यूज करोगे। अगर आउटपुट आईजीएसटी पे करने में यूज होने के बाद भी तुम्हारे पास अगर बैलेंस बच जाए तो उसे फिर तुम कहां यूज करोगे? उसे फिर तुम आउटपुट सीजीएसटी में या फिर आउटपुट एसजीएसटी में, जहां तुम्हारा मन करे। आउटपुट सीजीएसटी में, आउटपुट एसजीएसटी में, किसी भी मैनर में, किसी भी सीक्वेंस में तुम उसे यूटिलाइज कर लो। पहले एसजीएसटी में कर लो, फिर सीजीएसटी में कर लो, पहले सीजीएसटी में कर लो, फिर एसजीएसटी में कर लो, जैसे तुमको ठीक लगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले ये फुल्ली यूटिलाइज होगा। सबसे पहले आपका इनपुट आईजीएसटी फुल्ली यूटिलाइज्ड होगा। इसके बाद ही आपके इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का नंबर लगेगा। बात समझ में आया? सबसे पहले आपको आईजीएसटी को पूरी तरीके से खत्म करना है। कहां खत्म करना है? आउटपुट आईजीएसटी पे करने में, आउटपुट सीजीएसटी पे करने में, आउटपुट एसजीएसटी पे करने में। और जब ये पूरा इनपुट आईजीएसटी यूटिलाइज हो जाए तब आप अपने सीजीएसटी के क्रेडिट और एसजीएसटी के क्रेडिट पर आएंगे। सेकेंड प्रेफरेंस क्या कहती है? सेकेंड प्रेफरेंस कहती है कि जो क्रेडिट है तुम्हारे पास सीजीएसटी का, उसे सबसे पहले इस्तेमाल करो आउटपुट सीजीएसटी में, और बैलेंस अगर कुछ बच जाए तो उसे आप एडजस्ट करवाओ आपके आउटपुट आईजीएसटी से। क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी के लिए क्या बोलती है कि सबसे पहले इसे तुम आउटपुट एसजीएसटी को पे करने में यूज करो, बैलेंस अगर कोई बच जाए तो उसे आप आईजीएसटी को पे करने में यूज करो। तो क्या बोला उसने? कह रहा है कि आईजीएसटी यूटिलाइज करने के बाद आप क्या करो? आईजीएसटी यूटिलाइज करने के बाद आप अपने इनपुट सीजीएसटी पे आओ और इस इनपुट सीजीएसटी को सबसे पहले आप अपनी आउटपुट जो सीजीएसटी की लायबिलिटी है उसे पे करने में एडजस्ट करो। फिर आप इसे अपने आउटपुट आईजीएसटी लायबिलिटी को पे करने में एडजस्ट करो, अगर आपके पास इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस है और आपके पास आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी है। तो सेम इसी मैनर में कहता है कि अगर आपके पास इनपुट एसजीएसटी का क्रेडिट है तो इस क्रेडिट को सबसे पहले आप यूटिलाइज करो आउटपुट एसजीएसटी में। इसके बाद अगर कुछ बैलेंस बच जाए तो उसे आप इस्तेमाल करो आउटपुट आईजीएसटी में। अब ये दो प्रोविजन जब आपने पढ़े तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इनपुट सीजीएसटी से आप आउटपुट एसजीएसटी पे नहीं कर सकते। सिमिलरली आप इनपुट
एसजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी पे नहीं कर सकते। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट आपस में यूटिलाइज नहीं हो सकते। सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट आपस में यूटिलाइज नहीं हो सकते। सीजीएसटी के क्रेडिट का इस्तेमाल सीजीएसटी की लायबिलिटी या फिर आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करने में होगा। एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी की लायबिलिटी या फिर आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुई मेरी बात? जी सर क्लियर हो गई। अब आप एक काम करो सर, एक क्वेश्चन हमें करा दो तो मजा आ जाए हमको। ठीक बच्चे, करो क्वेश्चन। मान लेते हैं हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है, हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है, हमारे पास आईजीएसटी का आईटीसी है 70,000 रुपीज का, हमारे पास सीजीएसटी का आईटीसी है 30,000 रुपीज का, और हमारे पास एसजीएसटी का आईटीसी अवेलेबल है 30,000 रुपीज का। हमारी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, हमारी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो है, सपोज कर लीजिए आईजीएसटी की 35,000, सीजीएसटी की 80,000 और एसजीएसटी की 80,000। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे वो। सर आपको पता लगाना है कितनी नेट टैक्स लायबिलिटी है आपकी, कैलकुलेट करना है कितनी नेट टैक्स लायबिलिटी है आपकी। इसके लिए आपने 4 कॉलम बना लेने हैं। पर्टिकुलर्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सबसे पहले आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो रिकॉर्ड कर लीजिए। आपके पास 35,000 की आईजीएसटी में है, 80,000 रुपीज की सीजीएसटी में है, 80,000 रुपीज की ही आपके पास एसजीएसटी में है। चलिए अब इसमें से हम आईटीसी एडजस्ट करते हैं, इसमें से हम आईटीसी एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले किसका आईटीसी लेना है? सर सबसे पहले आपने हमें बताया था कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है वो इनपुट आईजीएसटी की होती है। इनपुट आईजीएसटी का इस्तेमाल सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी को पे करने में किया जाता है। आपके पास इनपुट आईजीएसटी कितना है? सर आपके पास इनपुट आईजीएसटी 70,000 रुपीज का है। और आपके पास आउटपुट में कितने रुपए की लायबिलिटी है? सर आउटपुट में हमारे पास केवल 35,000 रुपीज की लायबिलिटी है। तो मैं 35,000 का इनपुट यूज कर लूंगा 35,000 के आउटपुट आईजीएसटी को पे करने में। अब मेरे पास जो इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच गया 70,000 था, मैंने 35,000 यूज कर लिया, 35,000 का मेरे पास इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच गया। अब मैं चाहूं तो इसे पहले सीजीएसटी में यूज करूं या एसजीएसटी में यूज करूं, मैं कोई भी सीक्वेंस यूज कर सकता हूं। सीजीएसटी में यूज करके जो बैलेंस बच जाए वो एसजीएसटी में यूज कर लूं, एसजीएसटी में यूज करके जो बैलेंस बच जाए वो सीजीएसटी में यूज कर लूं। ये मेरी मर्जी है, गवर्नमेंट ने मेरे पे छोड़ दिया कि जो ये 35,000 का तेरे पास आईजीएसटी रह गया है तो इसे कहीं पर भी एडजस्ट कर ले, पहले सीजीएसटी में या फिर पहले एसजीएसटी में। मैं इसे पहले सीजीएसटी में एडजस्ट कर ले रहा हूं। तो 70 में से 35 मैंने यूज किया आउटपुट आईजीएसटी के लिए और 35 मैंने यूज किया आउटपुट सीजीएसटी के लिए। अब मैं दूसरा नंबर लगाऊंगा इनपुट सीजीएसटी का। इनपुट सीजीएसटी क्या कहती है? सर इनपुट सीजीएसटी कहती है कि सबसे पहले आप इसे आउटपुट सीजीएसटी में यूज करो। अब ध्यान से समझो, मुझे 80,000 रुपए का सीजीएसटी देना था और 35,000 का मैं आईटीसी ले चुका हूं, यानी कि मुझे अभी 45,000 रुपए 45,000 रुपीज मुझे और गवर्नमेंट को पे करने हैं। और मेरे पास क्रेडिट कितने रुपए का है? 30,000 रुपीज का है। तो मैं पूरा का पूरा 30,000 यहां पर यूज कर लूंगा। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर आता है सर इनपुट एसजीएसटी का। मेरे पास इनपुट एसजीएसटी का कितना क्रेडिट पड़ा है? सर मेरे पास इनपुट एसजीएसटी का क्रेडिट 30,000 पड़ा है और मेरी आउटपुट एसजीएसटी की लायबिलिटी कितनी है? 80,000 रुपीज की है। मैं पूरा 30,000 रुपीज यहां पर एडजस्ट कर लूंगा। क्लियर? अब मेरे पास निकल के आ जाएगा वो पैसा जो मुझे गवर्नमेंट को कैश में पे करना है,
वो पैसा जो मुझे गवर्नमेंट को कैश में पे करना है। मेरी आईजीएसटी की लाइबिलिटी नील हो चुकी है। सीजीएसटी में मुझे गवर्नमेंट को 15,000 देने हैं और एसजीएसटी में मुझे गवर्नमेंट को 50,000 देने हैं। ये जो पेमेंट है ये मैं गवर्नमेंट को कैसे करूंगा सर? ये पेमेंट मैं गवर्नमेंट को करूंगा कैश में। ये जो पेमेंट आ रही है इसे हम बोलेंगे हमारी नेट टैक्स लाइबिलिटी। ये क्या है? हमारी नेट टैक्स लाइबिलिटी। और इसका पेमेंट कैसे होगा सर? इसका पेमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से होगा। इसका पेमेंट कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से होगा। गवर्नमेंट को हमें कैश डिपॉजिट्स देने पड़ेंगे। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई कि क्रेडिट हम किस तरीके से लेते हैं। क्लियर है? अब चाहो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सर करा दीजिए एक क्वेश्चन और। एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं हमारे पास आईटीसी है आईजीएसटी का, हमारे पास आईटीसी है आईजीएसटी का 20,000 रुपीज का। सीजीएसटी का हमारे पास क्रेडिट है मान लेते हैं 60,000 रुपए का। एसजीएसटी का हमारे पास क्रेडिट है 60,000 रुपए का। ठीक है, हमारी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है वो आईजीएसटी की 1,00,000 रुपए है, सीजीएसटी की 20,000 रुपए है और एसजीएसटी की भी 20,000 रुपए है। क्लियर? तो अब इस केस में क्या होगा? फिर से वही बात सर, 4 कॉलम बनाइए पर्टिकुलर्स का। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सबसे पहले आप इसमें क्या लिख दोगे? आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी है? सर हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है 1,20,000 एंड 20,000 की। अब इसमें से अपन क्या करेंगे सर? अब इसमें से अपन आईटीसी क्लेम करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? अब अपन इसमें से आईटीसी क्लेम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आईटीसी में सबसे पहले किसका आईटीसी लिया जाएगा सर? आईजीएसटी का। अब देखो, मुझे आईजीएसटी पे कितना करना है? 1,00,000 और मेरे पास क्रेडिट कितना है? 20,000। मैं पूरा का पूरा 20,000 यहीं पे यूज कर लूंगा। पूरा का पूरा 20,000 मैं यहीं पे यूज कर लूंगा। क्लियर? यानी कि अब मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी में कुछ भी यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने इनपुट का इस्तेमाल पूरा का पूरा आउटपुट पे करने में कर दिया है। दूसरा क्रेडिट हम किसका उठाते हैं सर? दूसरा क्रेडिट हम सीजीएसटी का उठाते हैं। सीजीएसटी में हमें देने हैं 20,000 लेकिन हमारे पास पड़े कितने हैं सर? 60,000। तो 20,000 रुपए तो यहां पर एडजस्ट कर लीजिए और जो 40,000 आपके पास बच गए वो 40,000 का यूटिलाइजेशन आप आईजीएसटी को पे करने में कर लीजिए। इसके बाद आपके पास एसजीएसटी में कितना क्रेडिट है सर? एसजीएसटी में भी हमारे पास 60,000 रुपए का क्रेडिट है। हमारी लाइबिलिटी कितने रुपए की है? 20,000 रुपए की है। सर 20,000 रुपए यहां यूटिलाइज कर लीजिए और जो 40,000 आपके पास बच गए वो 40,000 आप आईजीएसटी को पे करने में यूज कर लीजिए। क्लियर? अब अगर आप देखेंगे तो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी सब सिनेरियोज में क्या हो गई है? नील। मतलब कि आपने पूरा का पूरा आईटीसी से अपना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी एडजस्ट कर लिया। आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी आ गई है नील, यानी कि आपको गवर्नमेंट को एक भी रुपए का कैश पे करने का जरूरत नहीं है। इसी तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको अपने बेसिक्स पे रहना है। सबसे पहले आपको आईजीएसटी एडजस्ट करना है, फिर आपको सीजीएसटी एडजस्ट करना है, फिर आपको एसजीएसटी एडजस्ट करना है। आईजीएसटी को सबसे पहले आईजीएसटी में, फिर सीजीएसटी में, फिर एसजीएसटी में। सीजीएसटी को पहले सीजीएसटी में, फिर आईजीएसटी में। एसजीएसटी को पहले एसजीएसटी में, फिर आईजीएसटी में। क्लियर है? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन, मिस्टर भोलेनाथ, a registered supplier of goods, pays GST under a regular scheme and provides the following information for the month of Jan 2020। हैबिट करो क्वेश्चन की पहली लाइंस इंट्रोडक्शन को रीड करने की, क्योंकि उसमें आपको वो मंथ मिलेगा जिस मंथ का आपको क्रेडिट निकालना है और आईटीसी के लिए आपको मंथ पता होना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलर्स, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 10 लाख रुपए की, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 2 लाख रुपए की,
इंट्रा स्टेट परचेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स 5 लाख रुपए के। ही हैज द फॉलोइंग आईटीसी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सीजीएसटी 20,000 रुपए, एसजीएसटी 30,000 रुपए, आईजीएसटी 25,000 रुपए। रेट्स गिवन है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के 9%, 9% एंड 18% रिस्पेक्टिवली। Both inward and outward supplies are exclusive of taxes wherever applicable. All the conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled. Compute the net GST payable. Compute the net GST payable by Mr. Bholenath for the month of Jan 2020. कायदे से तो ये क्वेश्चन पेमेंट ऑफ टैक्स का बनता था, लेकिन क्योंकि आईटीसी इन्वॉल्व हो रहा है तो इट इज बेटर कि इसे हम यहीं पर कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको कुछ सप्लाईज दी हुई हैं और कुछ आपको इनपुट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, और क्वेश्चन ने आपको ये बता दिया कि रेट ऑफ टैक्सेस हमारे पास क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि हमारी आउटपुट लाइबिलिटी क्या आने वाली है। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्या आने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, कुछ आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी है, जो आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी होगी उस सप्लाई पे आपको आईजीएसटी का पेमेंट करना होगा। 10 लाख रुपए की इंटर स्टेट सप्लाई है आपके पास, तो आपका जो आईजीएसटी निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10 लाख का 18%, यानी कि सर 1,80,000 रुपीज़ का हमारे पास आईजीएसटी निकल के आएगा। सिमिलरली अब आपने जो इंट्रा स्टेट सप्लाई करी हैं, आपने जो इंट्रा स्टेट सप्लाई करी हैं उस पे आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ा होगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई में आपके पास 2 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो आपका जो सीजीएसटी का लाइबिलिटी आया होगा वो आया होगा 2 लाख का 9%, 18,000 रुपीज़, और एसजीएसटी का आपके पास जो लाइबिलिटी आया होगा वो आया होगा 2 लाख का 9%, यानी कि 18,000 रुपीज़। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। आईटीसी हमने जो परचेज किया है वो इंट्रा स्टेट परचेज किया है, तो हमारे पास जैन में जो आईटीसी आया, जैन में जो हमारे पास आईटीसी आया, इंट्रा स्टेट परचेज हुई है 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की इंट्रा स्टेट परचेज हुई है, तो आपके पास सीजीएसटी आया होगा 5 लाख का 9%, यानी कि 45,000, और आपके पास एसजीएसटी आया होगा 5 लाख का 9%, यानी कि 45,000 रुपीज। अब टोटल आपके पास आईटीसी कितना अवेलेबल है? टोटल आईटीसी आपके पास कितना अवेलेबल है? ओपनिंग बैलेंस आपके पास सीजीएसटी का 20,000 रुपए का था, एसजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस आपके पास 30,000 रुपीज का था, और आईजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस आपके पास 25,000 रुपीज का था। और इसमें ऐड कर दो जो जैन मंथ में आपके पास आईटीसी आया है। जैन मंथ में आपके पास 45,000 का आईटीसी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का आया है। आईजीएसटी में आपके पास कोई भी क्रेडिट नहीं आया, मतलब आपके पास जो टोटल आईटीसी अवेलेबल है वो है 65,000, 75,000 और 25,000 सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का रिस्पेक्टिवली। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नेट टैक्स लाइबिलिटी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नेट टैक्स लाइबिलिटी। अब नेट टैक्स लाइबिलिटी हमारी कैसे निकलेगी? सर नेट टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए आपको एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आपकी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी है? आपकी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी है? सर आपकी आईजीएसटी में जो लाइबिलिटी आई है वो आई है 1,80,000 रुपीज की, और सीजीएसटी और एसजीएसटी में आपकी जो लाइबिलिटी आई है वो आई है 18,000 रुपीज की, राइट।
अब इसमें से आप लोग आईटीसी क्लेम करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आईटीसी किसका लिया जाता है? आईजीएसटी का। तो आईजीएसटी में आपके पास 25,000 रुपए का आईटीसी है और आपकी आउटपुट आईजीएसटी की जो लाइबिलिटी है वो है 180। तो ये पूरा का पूरा 25,180 को पे करने में यूटिलाइज कर लिया जाएगा। फिर अब हम बात करेंगे सीजीएसटी की। सीजीएसटी में आपके पास 65,000 रुपीज का क्रेडिट है, लेकिन आपकी जो लाइबिलिटी है वो केवल 18,000 रुपीज की है। तो 65,000 में से 18,000 आप यहां पर यूज कर लीजिए और बचे हुए 47,000 वो आप आईजीएसटी को पे करने में यूटिलाइज कर लीजिए। इसके बाद अगला क्रेडिट आता है एसजीएसटी का। एसजीएसटी में आपके पास 75,000 रुपीज का क्रेडिट है, जिसमें से 18,000 रुपीज एसजीएसटी को पे करने में यूटिलाइज कर लीजिए और बचे हुए 57,000 रुपीज आईजीएसटी को पे करने में यूटिलाइज कर लीजिए। राइट, अब आपके पास एसजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी हो गई? निल। सीजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी हो गई? निल। 180 में से 25 गया, बचा आपके पास 155। 155 में से 40 गया, आपके पास बचा 115। चलो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, इट इज बेटर कि जल्दी हो जाए। ठीक है, 47 प्लस 50 97, 97 प्लस 7 1,04, 1,04 प्लस 25 129, 130, 50, 51,000 रुपीज की आपके पास क्या निकल के आ जाएगी? नेट टैक्स लाइबिलिटी। और ये पैसे का पेमेंट कैसे होगा? सर इस पैसे का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से किया जाएगा। आइए चेक करते हैं हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर सीजीएसटी की लाइबिलिटी आ रही है निल, एसजीएसटी की लाइबिलिटी आ रही है निल, आईजीएसटी की लाइबिलिटी आ रही है 51,000 रुपीज। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो कितने नंबर का आएगा? बेटा कम से कम अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके पास ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 5 नंबर लेने के लिए मुश्किल से आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये 5 नंबर फ्री फोकट के आपकी जेब में आ जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि टैक्स में एग्जाम्शन को टारगेट करिए। आप अच्छे तरीके से अगर स्ट्रेटेजिकली इस सब्जेक्ट को टेकअप कर लेंगे तो एग्जाम्शन आपकी पक्की है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। श्रीधर कंपनी लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, is engaged in the manufacture of heavy machinery. It procured the following items during the month of March. ठीक है, स्वीट्स खरीदे हैं फॉर द कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री। फूड एंड बेवरेजेस का सर क्रेडिट नहीं मिलता है। ये 50,000 का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। ये 50,000 का क्रेडिट आपका ब्लॉक्ड है, ये आपको अलाउ नहीं होगा। रॉ मटेरियल खरीदे हैं सर, इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रक्स यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, सर अगर आप मोटर व्हीकल खरीदते हो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो उसका क्रेडिट आपको मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर आपने खरीदे हैं, इसका भी क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा क्योंकि सर ये कैपिटल गुड्स यूज्ड इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सिर्फ एक क्रेडिट ब्लॉक है, बाकी 1 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का, टोटल आपको 7 लाख रुपए का क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। Determine the amount of ITC available with the Sridhar for the month of March by giving the necessary explanations. By giving the necessary explanations for the treatment of various item. अब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप हर एक ट्रीटमेंट का आंसर देंगे। पहले वाले का क्रेडिट आपने क्यों नहीं लिया तो आप एक्सप्लेनेशन में बताएंगे कि सर इसका क्रेडिट सेक्शन 17(5) में गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल का क्रेडिट क्यों ले रहे हैं सर, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन है, सेक्शन 16(1) कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो उसका क्रेडिट मिलेगा। ट्रक्स यूज करे हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपको 17(5) के एक्सेप्शन की बात बतानी पड़ेगी कि नॉर्मली मोटर व्हीकल्स जो होते हैं उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप मोटर व्हीकल का इस्तेमाल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में करते हो तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर आपने खरीदा है, ये कैपिटल गुड है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज होने वाला है, इसलिए इसका क्रेडिट आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग द आईटीसी। तो बेसिकली यहां पर आपको सेक्शन 16(1) और सेक्शन 16(2)
ये दो चीजें आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी है, उसे आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपको आती है, मुझे पता है। मिस्टर कन्हैया है, सप्लायर है गुड्स के, पे करते हैं जीएसटी अंडर द रेगुलर स्कीम। He is not eligible for any threshold exemption. He has made the following outward taxable supplies in the month of Jan 2020. इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है गुड्स का 6 लाख रुपए का, इंटर स्टेट सप्लाई किया है 2 लाख रुपए का। ही ऑल्सो फर्निशेज द इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस। इंट्रा स्टेट परचेज करी है 4 लाख रुपए की, इंटर स्टेट परचेज करी है 50,000 रुपए की। बैलेंस ऑफ आईटीसी इनके पास अवेलेबल था 15, 35 और 20। रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इज 9%, 9% एंड 18%. बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड फॉर अवेलिंग द आईटीसी. आपको बताना है उनकी नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितनी है फॉर द मंथ ऑफ जैन 2020. इजी क्वेश्चन है, करते हैं सर फटाफट से और आगे बढ़ जाएंगे तेजी में. क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहला काम हम वही करेंगे कि सर सबसे पहले हम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी फाइंड कर लेंगे. हम क्या करेंगे सर, हम सबसे पहले आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी फाइंड कर लेंगे. हमारे भैया ने कुछ इंट्रा स्टेट सप्लाई करी हैं, कुछ इंट्रा स्टेट सप्लाई करी हैं और कुछ इंटर स्टेट सप्लाई करी हैं. तो पहले मैं इंट्रा की बात कर लेता हूं कि इन्होंने जो इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है उसकी पोजीशन क्या रहेगी. सर इन्होंने जो इंट्रा सप्लाई करी है वो है 6 लाख रुपए की, जिसपे सीजीएसटी लगा होगा 6 लाख का 5%, सॉरी 6 लाख का 9%, यानी कि 54,000 रुपीज. और एसजीएसटी लगा होगा सर 6 लाख का 9%, 54,000 रुपीज. राइट. इसके बाद इन्होंने इंटर स्टेट सप्लाई करी है 2 लाख रुपए की, उस पे इनका आईजीएसटी लगा होगा सर 2 लाख का 18%, टोटल हो गया सर 36,000. तो ये इनकी मार्च मंथ की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकल आई है. अब हम बात कर लेते हैं कि इनके पास कितना आईटीसी अवेलेबल है. इनके पास कितना आईटीसी अवेलेबल है. ठीक है, तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, पर्टिकुलर्स, इनके पास ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए का था. सर इनके पास ओपनिंग बैलेंस जो था, इनके पास जो ओपनिंग बैलेंस था वो क्वेश्चन ने हमको इन्फॉर्म किया है सर कि वो 15,000 रुपए का सीजीएसटी है, 35, 20. तो हमें क्या लिखना है, 20, 15, 35. सर 20,000 रुपए का आईजीएसटी, 15,000 रुपए का सीजीएसटी, 35,000 रुपीज का एसजीएसटी अवेलेबल है. 20, 15 एंड 35 रिस्पेक्टिवली. अब इन्होंने इंट्रा स्टेट परचेस करी है 4 लाख रुपए की. तो मैं ऐड कर देता हूं जो आपने इंट्रा स्टेट परचेस करी होगी, जो आपने इंट्रा स्टेट परचेस करी होगी, तो उस केस में आपको 4 लाख का 9% ईच मिल गया होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी का. दैट मीन्स 36,000 का सीजीएसटी गया होगा और 36,000 का एसजीएसटी गया होगा. और जो हमने इंटर स्टेट परचेस करी होगी उसके ऊपर आईजीएसटी लगा होगा. और इंटर स्टेट परचेस अपन ने कितनी करी है सर, क्वेश्चन हमको बता रहा है कि हमने मात्र ओनली 50,000 रुपीज की परचेस करी है. तो 50,000 का 18% आपका आ जाएगा 9,000 रुपीज. ये आपके पास आईजीएसटी आ गया. दैट मीन्स टोटल क्रेडिट अब आपके पास कितने का है सर, टोटल क्रेडिट हो गया हमारे पास 29,000 रुपीज का आईजीएसटी का, 51,000 रुपीज के सीजीएसटी का और 71,000 रुपीज के हमारे पास एसजीएसटी का क्रेडिट आ गया. अब तीसरा काम सर हमको बस छोटा सा ये करना है कि हमें इनकी नेट टैक्स लाइबिलिटी को फाइंड कर लेना है. और ये नेट टैक्स लाइबिलिटी सर कैसे निकलती है सर, आईटीसी क्लेम करने के बाद जो बचेगा वो हमारी नेट टैक्स लाइबिलिटी होगी. ठीक है, तो सर आईजीएसटी की हमारे पास लाइबिलिटी कितने की आ रही है, क्वेश्चन में हमने अभी मेहनत करके सॉल्व किया था सर, 36,000 रुपीज का हमें आईजीएसटी देना है. राइट. और सीजीएसटी और एसजीएसटी हमें देना है सर 54,000 एंड 54,000. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी. नाउ
claim ITC from this output tax liability, first you need to utilize the ITC of IGST, right? ITC of IGST is available only 29,000. हमारा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितना है सर? सर हमारा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 36,000 है, लेकिन हमारे पास आईटीसी केवल 29 है, तो पूरा का पूरा 29 हम आईजीएसटी में यूटिलाइज कर लेंगे, राइट? नाउ गो फॉर सीजीएसटी। सर सीजीएसटी की लाइबिलिटी 54 है और हमारे पास क्रेडिट 51 का है, तो पूरा का पूरा 51,000 हम यहां पर यूटिलाइज कर लेंगे, राइट? हमारे पास आईजीएसटी के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब बात करते हैं सर एसजीएसटी की। एसजीएसटी में हमारे पास 71,000 का क्रेडिट है, जबकि हमारी लाइबिलिटी केवल 54,000 रुपीज की है, तो हम पूरा का पूरा 54 यूज कर लेते हैं। और जो बचा, कितना बचा सर हमारे पास? सर हमारे पास बचा अप्रोक्सीमेटली 17,000 रुपीज। तो वो 17,000 रुपीज अपन कहां यूटिलाइज करेंगे? सर 17,000 अपन यहां यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर हमारी जो लाइबिलिटी बची है वो केवल 7,000 की बची है। 36 में से 29 एडजस्ट हो चुका है, हमारे पास कितना बचा है? केवल 7। ध्यान से समझो, मेरे पास आईटीसी एसजीएसटी का कितना बच रहा है? सर 71 था आपके पास, और 71 में से आपने 54 एडजस्ट कर लिया है, आपके पास एसजीएसटी में 17,000 पड़े हैं, और आपकी आउटपुट आईजीएसटी लाइबिलिटी कितनी बची है? केवल 7,000 बची है, तो पूरा 7,000 रुपए हम यहां पर एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि मेरी आईजीएसटी की लाइबिलिटी बच्चे क्या हो जाएगी? सर मेरी आईजीएसटी की लाइबिलिटी हो जाएगी निल। मेरी सीजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी आएगी? सर 3,000। मेरी एसजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी आएगी? निल। और मेरा आईटीसी एसजीएसटी का जो कैरी फॉरवर्ड होगा, जबान ही फिसल जाती है, मेरा आईटीसी जो एसजीएसटी का कैरी फॉरवर्ड होगा वो कितने रुपए का होगा? सर वो 10,000 रुपए का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बात समझ में आया? मतलब अगले महीने मेरे पास 10,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आपके पास सीजीएसटी की लाइबिलिटी 3,000, एसजीएसटी की निल, आईजीएसटी की निल। आई होप क्लियर हो गया है आप लोग को। अगला पॉइंट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रेडियंस सोप फैक्ट्री है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, is engaged in the manufacturing of beauty soaps Glow 24/7 in Mumbai. It has provided the following information pertaining to the purchases made, services availed in the month of Jan 2020. जनवरी 2020 के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। सर इन्होंने सोप मेकिंग मशीन खरीदी है, अलाउड हो जाएगी, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। मोटर व्हीकल खरीदा है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स गुड्स होते हैं, तो इनपुट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने मोटर व्हीकल खरीदा है, क्रेडिट मिल जाएगा। मेंबरशिप ली है अमेज हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की, सर इसका क्रेडिट सेक्शन 17(5) ने ब्लॉक किया हुआ है, ये आपको अलाउ नहीं होगा। इनपुट्स परचेज करे हैं लेकिन चोरी हो गए हैं, इसका भी क्रेडिट आपको अलाउ नहीं होगा। You are required to compute the ITC for the month of Jan available with the radiance, assuming that all the other conditions for availing the ITC wherever applicable have been fulfilled. इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन नहीं मांगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस दूंगा कि नीचे एक नोट डाल के ये जो ब्लॉक्ड क्रेडिट्स हैं इनका एक्सप्लेनेशन दे देना कि क्यों इनका क्रेडिट ब्लॉक्ड है। 50 और 70 टोटल आपके पास 1,20,000 रुपीज का क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आपके आंसर से मैच कर रहा है। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। LMN कंपनी एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर अंडर GST वांट्स टू क्लेम द ITC एंड कलेक्ट द टैक्स, कैन इट डू सो? देखो भाई, LMN कंपनी क्या है? एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, और सेक्शन 16(1) क्या बोलता है कि भाई साहब ITC लेने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। दूसरी बात, टैक्स वही पर्सन कलेक्ट कर सकता है जो रजिस्टर्ड है। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो ना तो आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, ना तो आप ITC क्लेम कर सकते हो। तो सर जो इनकी इच्छा है LMN कंपनी की, ये इच्छा तभी पूरी होगी जब ये रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। बीइंग अनरजिस्टर्ड पर्सन इनकी ये इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर है अभी जो हमने सोप वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
ग्रेनाइट टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज्ड अ नीडल डिटेक्टिंग मशीन ऑन 8th July 2018 फ्रॉम माखीजा इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड फॉर ₹10 lakh एक्सक्लूडिंग जीएसटी, पेइंग अ जीएसटी ऑफ 18% ऑन द सेम। ठीक है, हमने एक मशीन खरीदी है 10 लाख रुपए की, 18% का टैक्स दिया है। It availed the ITC of the GST paid on the machine and started using the machine for the manufacture of the goods। बहुत अच्छी बात है। फिर सर 22 अक्टूबर को द मशीन वॉज सोल्ड ऑन 22 अक्टूबर 2019 फॉर ₹7,50,000 एज अ सेकेंड हैंड मशीन टू LT प्राइवेट लिमिटेड। जीएसटी रेट ऑन द सप्लाई ऑफ द मशीन इज 18%। मतलब आप मशीन लेकर आए, आपने कुछ समय उसको बिजनेस में यूज किया, यूज करने के बाद आपने उस मशीन को कैपिटल गुड्स को सेल कर दिया। तो सेक्शन 18 ने हमको इसका ट्रीटमेंट समझाया था कि जब कभी भी आप कैपिटल गुड्स बिजनेस में लाते हो और आप उसे उसकी लाइफ खत्म होने से पहले 60 मंथ्स कंप्लीट होने से पहले अगर आप उसे ट्रांसफर कर देते हो तो उस केस में आपको क्रेडिट रिवर्स करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्रेडिट आपका रिवर्स होना है उसके लिए मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे। क्रेडिट टू बी रिवर्स्ड शैल बी हायर ऑफ फॉलोइंग, शैल बी हायर ऑफ फॉलोइंग। इसमें अपन ने 2 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट पढ़ा था क्रेडिट ऑफ रिमेनिंग लाइफ, क्रेडिट ऑफ रिमेनिंग लाइफ एज पर क्रेडिट ऑफ रिमेनिंग लाइफ एज पर व्हाट, एज पर रूल नंबर 44। तो सबसे पहले आप ये पता करो कि आपकी यूज्ड लाइफ कितनी है, आपकी यूज्ड लाइफ कितनी है। आपने मशीन 8 जुलाई को परचेज करी थी और आपने इसे 22 अक्टूबर को बेच दिया है। तो आपने 8 जुलाई से 22 अक्टूबर तक आपने इसे यूज किया हुआ है। कितने मंथ हो गए? जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर। तो ये मशीन आपकी 3 मंथ एंड 14 डेज पुरानी है, 3 मंथ एंड 14 डेज पुरानी है। ओके, ज्यादा है, 18 को खरीदी थी और 19 में बेच दी है। दैट मीन्स ये मशीन आपकी 15 महीने और 14 दिन पुरानी है। तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है सर इसकी? सर इसकी जो रिमेनिंग लाइफ है 60 मंथ्स में से आप माइनस करवा दो, 60 मंथ में से 15 मंथ एंड 14 डेज आप माइनस करा दो। सर ऐसा अगर आप करोगे तो आपके पास बचेगा अराउंड 44 मंथ एंड 16 डेज, और हम ये 16 डेज को क्या करेंगे? इग्नोर। तो रिवर्सल कितने का होगा? सर रिवर्सल 44 मंथ का होगा, ठीक है ना। तो आईटीसी ऑफ रिमेनिंग लाइफ कितना होगा? सर आईटीसी ऑफ रिमेनिंग लाइफ निकल के आएगा, 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी, 18% का जीएसटी दिया था, 1,80,000 इंटू 44/60, तो ये हो जाता है 3,000। 3,000 का मल्टीप्लाई 44 से कराएंगे तो आएगा आपके पास 1,32,000। और बी पॉइंट मैंने आपको बताया था जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू कितने रुपए की है? 7,50,000 में बेची है, और 7,50,000 का अगर अपन 18% निकालेंगे तो कितना आएगा? सर 7,50,000 का अगर आप 18% कैलकुलेट करने जाओगे तो ये आपके पास निकल के आएगा सर 7,50,000 इंटू 0.18, 1,35,000, 1,35,000। तो क्रेडिट किसका रिवर्स होगा? सर या तो 1,32,000 या तो 1,35,000, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो इस केस में जो क्रेडिट आपका रिवर्स होना है, जो क्रेडिट आपका रिवर्स होना है वो होना है 1,35,000 रुपीज का। क्लियर? बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही आसान। कल इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन भी किया था अच्छा सा, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आता है, शिप्रा ट्रेडर इज अ मैन्युफैक्चरर, सॉरी, शिप्रा ट्रेडर इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स इन असम। It purchased goods valued at ₹10,000 from the Kartik supplier located within the same state। क्या परचेज किया है इन्होंने? गुड्स परचेज करे हैं इंट्रा स्टेट। कार्तिक सप्लायर ने चार्ज किया है सीजीएसटी, एसजीएसटी। सब्सिक्वेंटली शिप्रा ने सोल्ड कर दिए हैं गुड्स वैल्यूइंग 9,500 टू रबीना मैन्युफैक्चर लोकेटेड इन असम
20% of the inputs purchased are still lying in the stock and there was no opening and closing stock of the goods. ठीक है. Rate of CGST, SGST on the supply and the purchase of good is 9%. Calculate the net GST payable by the Shipra trader and ITC to be carried forward if any. बहुत ही easy है ये क्वेश्चन, मैं आपको आपके लिए दे रहा हूं. अगर आंसर ना आए तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा. ठीक है. सेम गोज विथ क्वेश्चन नंबर 11. कर लोगे, बहुत ही आसान है, सेल्फ पे ले लो. कोई डाउट आए मेरे से पूछ लेना. इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है रमन लिमिटेड. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला. रमन लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन मुंबई, हैज सप्लाइड द गुड्स टू साहिल ट्रेडर्स एंड जग्गी मोटर्स लोकेटेड इन अहमदाबाद एंड पुणे रिस्पेक्टिवली. रमन लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द करंट मंथ. क्या क्या डिटेल्स दिया है? प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, साहिल से हमने कुछ प्राइस चार्ज किया है, जग्गी से हमने कुछ प्राइस चार्ज किया है. पैकिंग चार्जेस, कमीशन है, वेटमेंट चार्जेस और डिस्काउंट है. आइटम्स गिवन इन 2 to 5 हैव नॉट बीन कंसीडर्ड. ठीक है. कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ द रमन लिमिटेड फॉर द गिवन मंथ. एज्यूम द रेट ऑफ टैक्सेस इज सेंट्रल 9%, स्टेट 9% and integrated 18%. Make suitable assumption wherever necessary. Note the supply made by Sahil is an interstate supply. तो जो साहिल को करी है वो इंटर है और जो जग्गी को करी है वो इंट्रा है. अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का और पेमेंट ऑफ टैक्स का एक मर्ज क्वेश्चन है. ठीक है. तो सबसे पहले हमें इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम जीएसटी कैलकुलेट कर पाएंगे. क्वेश्चन नंबर बच्चों अपन कर रहे हैं 12 और आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 पे. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 12 पे जल्दी से आ जाते हैं और बात करते हैं. सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि आप इसमें क्या फाइंड करेंगे सर? सबसे पहले आप फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई साहिल के लिए और जग्गी के लिए. जो आपने प्राइस चार्ज किया है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी 20 और 15, साहिल भैया से 20,000, जग्गी भैया से 15,000. अब इसमें मैं ऐड करूंगा इंक्लूजन्स. ठीक है. इंक्लूजन्स में क्या क्या आएगा? पैकिंग चार्ज हमने साहिल से लिया है, कमीशन हमने साहिल से ली है, तो पैकिंग चार्ज और कमीशन हम ऐड कर देंगे 600 रुपए और 400 रुपए. ये पैसा हमने इससे चार्ज नहीं किया. फिर वेटमेंट चार्ज था जो हमने जग्गी से लिया है, साहिल से नहीं लिया है, 1000 रुपए का. ठीक है. इसके बाद इसमें से एक्सक्लूजन्स माइनस करेंगे और एक्सक्लूजन्स में क्या आएगा सर? डिस्काउंट. और डिस्काउंट हमने जग्गी को दिया है, साहिल को नहीं दिया है, 500 रुपए का. यानी कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल के आएगी वो निकल के आएगी साहिल के केस में 21,000 और जग्गी के केस में 15,500. दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई. अब आपको जीएसटी फाइंड करना है मेरे बच्चे. जीएसटी कैसे निकलेगी सर? जीएसटी आईजीएसटी का जो जीएसटी निकलेगा, आईजीएसटी मतलब जो आपने साहिल को सेल करी है उस केस में आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा क्योंकि वो इंटरस्टेट है. यानी कि 21,000 पे आपको 18% का टैक्स देना पड़ेगा और 21,000 पे अगर आप 18% निकालोगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 21,000 का 0.18 3780. कितने रुपए का सर? सर ये आया है 3780 का. और सर जो हमने जग्गी को बेचा है वो इंट्रा है, दैट मीन्स कि उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी की लाइबिलिटी आएगी. तो 15,500 पे 9% का हमें सीजीएसटी देना पड़ेगा और 15,500 पे 9% का हमें एसजीएसटी देना पड़ेगा. 15,500 इंटू 0.09 ये आएगा 1395. बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, बस वैल्यू ऑफ सप्लाई को साथ जोड़ के ये क्वेश्चन बना दिया गया है. हम चाहते तो इस क्वेश्चन को वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ भी रख सकते थे. ठीक है. 3780, 1395 एंड 1395. क्लियर है. एक्सप्लेन द मीनिंग टर्म इनपुट टैक्स एज पर सेक्शन 262 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. मॉड्यूल से देख के आप इसका आंसर लिख सकते हैं. क्लाउड 7 प्राइवेट लिमिटेड, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं.
क्लाउड 7 प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स. कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द जीएसटी पेड ऑन द परचेजेस मेड, इनपुट सर्विसेज अवेल्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब 2020. ट्रक्स यूज करे हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बच्चे इसका क्रेडिट मिल जाएगा. फूड एंड बेवरेज खरीदे हैं सर, इसका क्रेडिट तो ब्लॉक कर रखा है गवर्नमेंट ने, नहीं मिलेगा. इनपुट्स आर टू बी रिसीव्ड इन 5 लॉट, आउट ऑफ विच थर्ड ऑफ द लॉट हैज बीन रिसीव्ड. अभी आपको थर्ड लॉट रिसीव हुई है, इसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा. मेंबरशिप ऑफ द क्लब अवेल्ड फॉर द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री, सर इसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, सेक्शन 17(5) में नहीं मिलेगा. कैपिटल गुड्स आपने खरीदे हैं, आउट ऑफ 5 आइटम्स इनवॉइस ऑफ 1 आइटम इज मिसिंग, invoice of 1 item is missing and GST paid on that item was 50,000. मैंने आपसे क्या कहा था कि ITC लेने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है. तो आपने 5 कैपिटल गुड्स खरीदे थे जिसमें से एक कैपिटल गुड्स का इनवॉइस आपसे मिस हो गया है. मतलब अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा. यानी कि इस 4 लाख में से 50,000 का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. आपको क्रेडिट कितने का मिलेगा? केवल 3,50,000 रुपए का. रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, हम क्रेडिट निकाल रहे हैं फेब का. सेक्शन 16(2) ने हमसे कहा था कि भाई साहब आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होनी चाहिए और आपके पास गुड्स भी रिसीव हो चुके होने चाहिए. अगर इनवॉइस आ गई है, गुड्स नहीं आए हैं, क्रेडिट नहीं मिलेगा. गुड्स आ गए हैं, इनवॉइस नहीं है, क्रेडिट नहीं मिलेगा. इनवॉइस भी होनी चाहिए, गुड्स भी होने चाहिए. तो फेब में हमारे पास सिर्फ इनवॉइस है, गुड्स नहीं है, इसलिए इसका क्रेडिट हमें अलाउड नहीं होगा, सेक्शन 16 मना कर देगा. तो आपको क्रेडिट किसका मिला? 1,20,000 का और 3,50,000 रुपए का. टोटल क्रेडिट जो आपके पास आया वो आया 4,70,000 रुपीज का. क्लियर? किसी में डाउट है पूछ लेना. मैं जल्दी से मूव ऑन कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 को मैं जरा होल्ड करूंगा और आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 16 पे. 15 को भी मैंने होल्ड किया है, आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16 में. लेमार्क लिमिटेड ऑफ नासिक महाराष्ट्र, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स. It provides the following details of items purchased and services availed by it from Gujarat for the month of March 2020. मोटर व्हीकल्स परचेज करे हैं एम्प्लॉयज के लिए टू बी यूज फॉर पर्सनल एज वेल एज बिजनेस पर्पस. अब क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा कि मोटर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है. अगर 13 से ज्यादा होती तो क्रेडिट मिल जाता. अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि ये 13 से कम है और अगर ये 13 से कम है तो इसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है. अगर आप ये अजम्पशन लेते हो कि 13 से ज्यादा है तो आप इसका क्रेडिट ले पाओगे. मोटर व्हीकल परचेज करें हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सर इसका क्रेडिट मिल जाएगा, इसका क्रेडिट ब्लॉक नहीं है. फूड आइटम्स खरीदे हैं एम्प्लॉयज के कंजम्पशन के लिए, सर इसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, नहीं मिल पाएगा. फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट नहीं मिलता है. रेंट अ कैब फैसिलिटी अवेल्ड फॉर द एम्प्लॉयज टू फुलफिल अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन इन दिस रिगार्ड. तो गवर्नमेंट ने कहा है कि एम्प्लॉयज को कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसके चक्कर में एम्प्लॉयर ने एक कैब रेंट पे लिया है. ठीक है ना, ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के तहत हुआ है. तो इस केस में जितना भी क्रेडिट इन्वॉल्व होगा वो एम्प्लॉयर को प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि इस 30,000 का क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा. लेकिन अगर ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं होती, तो फिर इसका क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं होता. यानी कि आपको इस 2 लाख का और इस 36,000 का क्रेडिट मिलेगा. टोटल क्रेडिट आपके पास जो अवेलेबल होगा वो होगा 2,36,000 रुपीज का. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. जमकू लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ स्पाइसेस. इट प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द पीरियड अक्टूबर 2019. ओके. रॉ स्पाइसेस परचेज, रॉ स्पाइसेस यूज्ड फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फॉर द पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर.
तो सर जो पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर है सर, इसका क्रेडिट आपको अलाउ नहीं होगा। आप इसे ब्लॉक्ड भी लिख सकते हो, क्योंकि 17(5) में लिखा हुआ था कि अगर आपने इनपुट्स परचेज करे हैं पर्सनल पर्पस के लिए तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन इस 50,000 का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए आपने परचेज करे हैं। इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज करी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप यूज करोगे सर, इसका भी आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा। मोटर व्हीकल आपने परचेज किया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय के लिए, और क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज्यादा की है कि कम की है। अगर 13 पैसेंजर से ज्यादा की होगी तो क्रेडिट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। अभी इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप कोई भी एजम्पशन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि इसमें 13 पैसेंजर से कम की कैपेसिटी है, तो इसका भी क्रेडिट अपन ब्लॉक कर देंगे, राइट, और इसका क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। पेमेंट मेड फॉर अ मटेरियल एंड टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर। स्टाफ क्वार्टर आप कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, मतलब कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन है, और गुड्स परचेज करे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करी है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। इसका क्रेडिट भी 17(5) में ब्लॉक किया हुआ था। ध्यान होगा आपको, मैंने मुकेश अंबानी वाला एग्जाम्पल दिया था आप लोग को। यानी कि दो चीजों का क्रेडिट मिलेगा, 50,000 का और 25,000 का, यानी कि टोटल सर जो हमारे पास आईटीसी निकल के आएगा वो निकल के आएगा 75,000 रुपीज का, राइट। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इसी तरीके के आसान आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ढंग से अगर आपने पढ़ाई कर ली तो भाई वाह वाह हो जाएगी आप लोग की। Canwin Limited, a registered supplier, is engaged in the manufacture of tanks. The company provides the following information pertaining to GST on the purchases made, input services availed for the month of Jan 2020. परचेज करी है मशीनरी रोड वेयर द डेबिट नोट इज इशूड। तो डेबिट नोट एक वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और इसका क्रेडिट आपको इस बेसिस पे अलाउ हो जाएगा। मशीनरी बिजनेस पर्पस के लिए आई है, डेबिट नोट मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा। इनपुट्स परचेज वॉज डायरेक्टली डिलीवर्ड टू मिस्टर जो, अ जॉब वर्कर एंड अ रजिस्टर्ड सप्लायर। ये मैंने आपको सेक्शन 16(2) में बताया था कि जब गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास डिलीवर होते हैं तो प्रिंसिपल को इसका क्रेडिट मिलता है, ये समझ के, ये मान के, ये डीम करके कि प्रिंसिपल ने गुड्स रिसीव कर लिए हैं, यानी कि इस 80,000 का भी क्रेडिट हमको रिसीव हो जाएगा। मतलब गुड्स सीधे हमको मिले या गुड्स हमारे जॉब वर्कर को मिले, दोनों ही केसेस में हम क्रेडिट लेने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। कंप्यूटर परचेज किया है, डेप्रीसिएशन वॉज क्लेम्ड ऑन द सेड जीएसटी पोर्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा जी, आपने कंप्यूटर परचेज किया है, आपने कंप्यूटर परचेज किया है, और डेप्रीसिएशन जो है वो आपने क्लेम किया है ऑन द सेड जीएसटी पोर्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 16 ने आपको बताया था कि अगर आप डेप्रीसिएशन क्लेम कर लेते हो जीएसटी के पोर्शन पे तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाओगे, यानी कि इस 50,000 का क्रेडिट आपको डिनाई कर दिया जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस आपने अवेल किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर प्रीमाइसेस विद इन द कंपनी प्रीमाइसेस, तो सर इसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है। नोट डाल के इन दोनों का रीजन लिख देना कि इसका क्रेडिट आपको क्यों नहीं मिल रहा है। बहरहाल अभी के लिए जो टोटल क्रेडिट आपके पास आएगा मेरे बच्चे, वो आएगा 1,95,000 रुपीज। दिस इज राइट। चलिए, हर्ष गीत प्राइवेट लिमिटेड, a registered supplier is engaged in the manufacture of taxable goods. The company provides the following information pertaining to GST paid on the purchases for the month of July 19. रॉ मटेरियल परचेज किया है लेकिन रिसीव कब होगा? सितंबर में। अच्छा, मतलब तुम्हें इनवॉइस जुलाई में मिल गई है लेकिन गुड्स तुम्हारे पास कब आएंगे? सितंबर में। तो गवर्नमेंट भी तुमसे क्या कहेगी? बाबू क्रेडिट लेने भी सितंबर में आना। मतलब जब हमारे पास आओ तो इनवॉइस भी होना चाहिए और गुड्स भी होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी चीज गायब है तो हमारे दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, नमस्ते हो जाती है सर। इसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा। रीजन डाल देना, क्योंकि आपको गुड्स अभी रिसीव नहीं हुए हैं, राइट। इसके बाद आपने मेंबरशिप अवेल करी है क्लब की, तो सर इसका क्रेडिट तो 17(5) के अंदर ब्लॉक्ड है, नहीं मिल पाएगा। इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 5 लॉट्स, जिसमें से 3rd लॉट आपको इस मंथ में मिली है, तो सर जब आपको इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स रिसीव होते हैं, तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होती है, लास्ट लॉट रिसीव होती है, तब आप इसका क्रेडिट ले पाओगे। सेक्शन 16(2) के प्रोविजो में ये बात लिखी है, नोट में मेंशन कर देना।
ट्रक परचेज किया है रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जब आप मोटर व्हीकल खरीदते हो तो इसका क्रेडिट आपको मिलता है, डिनाई नहीं होता है। अगर इसके अलावा कोई होता तो स्पेसिफाइड पर्पस चेक करते, अगर वो भी ना होता सीटिंग कैपेसिटी चेक करते, अगर वो विद इन द लिमिट होती तो अलाउड होता, अदरवाइज नहीं होता। कैपिटल गुड्स खरीदे हैं जिसमें से 3 आइटम्स जिनकी 2 इनवॉइसेस थी, अच्छा आउट ऑफ 3 आइटम्स इनवॉइस फॉर 2 आइटम्स इज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दैट आइटम इज 80,000। तो आपने 3 कैपिटल गुड्स खरीदे थे जिसमें से 2 की इनवॉइस आपने लापरवाही करके खो दी, तो गवर्नमेंट कहेगी बाबू आपके पास इनवॉइस नहीं है, केवल आपके पास कैपिटल गुड्स हैं, तो आपको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। मतलब कि 1.5 लाख में से 80,000 का क्रेडिट डिनाई हो जाएगा। 1.5 लाख में से 80,000 का क्रेडिट डिनाई हो जाएगा। किस बात के लिए? क्योंकि सर आपके पास इनवॉइस नहीं थी। क्रेडिट आपको सिर्फ कितने का मिलेगा? 70,000 का। तो आपको 1,45,000 का क्रेडिट इसका मिला, 70,000 आपको क्रेडिट इसका मिला। टोटल क्रेडिट मेरे बच्चे जो आपके पास निकल के आ गया वो निकल के आ गया 2,15,000 रुपए। कितने का निकल के आ गया? 2,15,000 रुपए का क्रेडिट आपके पास निकल के आ गया। ओहो हो, मेरी मिस्टेक। सर आप भी क्या करते हो? इस 2,15,000 में आपने गलती कर दी सर, ये 145 का क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये तो ब्लॉक्ड था। आपको जो क्रेडिट मिल रहा है सर वो इस 40,000 का मिल रहा है और इस 70,000 का मिल रहा है। सर टोटल क्रेडिट जो मिलेगा वो मिलेगा 1,10,000 रुपए का। जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में ऐसी गलतियां होती हैं। देखो हमें तो एग्जाम देना नहीं है लेकिन आपको एग्जाम देना है, तो ऐसी मिस्टेक से बचो, ब्लंडर मत करना। ये ब्लंडर की वजह से आपके 1-2 नंबर का नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए क्षमा करिएगा गलती के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, फन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स। अच्छा, द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जीएसटी पेड ऑन द परचेजेस मेड, इनपुट सर्विसेज अवेल्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 19। अच्छा, परचेज ऑफ कैब्स यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर से वही बात सर, क्वेश्चन में आपको सीटिंग कैपेसिटी नहीं दी तो अपन ये मान लेंगे कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी स्पेसिफाइड लिमिट से कम है, यानी कि इसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा। इनपुट्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 लॉट आउट ऑफ विच फर्स्ट लॉट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग दिस मंथ। गुड्स आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहे हैं और जब आपको गुड्स इंस्टॉलमेंट पे मिलते हैं तो उस केस में आप क्रेडिट ले पाते हो जब आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होता है, यानी कि आप इस 1,25,000 का क्रेडिट नहीं ले पाओगे। कैपिटल गुड्स हैं जिसमें से 3 आइटम में से 1 इनवॉइस मिसिंग है, यानी कि आपका 2 इनवॉइस का क्रेडिट मिल पाएगा। जो इनवॉइस मिसिंग है उसका क्रेडिट 25,000 है, मतलब कि 250 में से 25,000 का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। क्रेडिट जो आपको अलाउ होगा वो होगा 2,25,000 रुपीज़ का। आउटडोर केटरिंग की सर्विस आपने अवेल करी है वुमेन्स डे पे, ये आपका क्रेडिट ब्लॉक्ड है। रीजन दे देना जिसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, ये बातें मेंशन करनी जरूरी है। तो सर मोटा मोटा जो क्रेडिट आपके सामने निकल के आया है वो निकल के आया है आपको इस 2,25,000 का क्रेडिट मिलेगा। इसके अलावा और कोई क्रेडिट इस क्वेश्चन में आपके पास अवेलेबल नहीं है। राइट, समझ में आया? जो ब्लॉक्ड है उसका एक्सप्लेनेशन दे देना, क्वेश्चन ने मांगा होगा। नेसेसरी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको अपना आंसर देना है, तो पहले पूरा क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशंस ऐड कर देना कि किस चीज का ट्रीटमेंट तुमने क्या किया है। राइट, भारत एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड ने परचेज करी है मशीन वर्थ ऑफ ₹9 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी on 20th July 2019 on which it is paid GST at the rate of 18%. ITC avail कर लिया था। On 5th March 20 it sold the machine for ₹7 lakh excluding GST. Hindustan Associates Private Limited, the GST rate on the sale is 18%. What will be the course of action of Bharat Associates Private Limited to follow under the CGST Act? सिमिलर क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया है, मैं दोबारा से नहीं करा रहा हूं, बता दे रहा हूं कि करना क्या है आपको। आपको इसके अंदर क्या करना है सर? आपको इसके अंदर रिवर्सल करना है हायर ऑफ फॉलोइंग। ए पॉइंट आपका क्या था? जो रिवर्सल आपको बता रहा था ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ कौन सी? जो लाइफ इसकी रिमेनिंग है, या तो उसका रिवर्सल करो या तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो जीएसटी निकलेगा उसका रिवर्सल करो। इन दोनों में जो भी हायर है
आंसर ना आए तो मेरे से पूछ लेना, लेकिन मुझे पता है आप लोग कर लोगे, बहुत ही समझदार बच्चे हैं मेरे, कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। राघवन हैज रिसीव्ड द इनवॉइसेस, राघवन हैज रिसीव्ड द इनवॉइसेस बट दे हैव रिमेन्ड अनअकाउंटेड फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा वो अनअकाउंटेड है। ही इंटेंड्स टू टेक द क्रेडिट व्हाइल अकाउंटिंग फॉर इट नाउ, एडवाइज हिम ऑन हिज डिसीजन। तो उसके पास कुछ इनवॉइसेस पड़ी हैं जिसका उसने क्रेडिट नहीं लिया है, आपको बताना है कि उन इनवॉइसेस का वो क्रेडिट कब ले सकता है। एग्जाम्पल के रूप में अपन ये मान लेते हैं कि अगर वो इनवॉइसेस 2019-20 की हैं, 2019-20 की इनवॉइसेस हैं जो अनअकाउंटेड रह गई हैं, तो मैंने आपको लास्ट डे बताया था, लास्ट डे क्या होगा, लास्ट डे फॉर अवेलिंग द आईटीसी, लास्ट डे फॉर अवेलिंग द आईटीसी वो क्या थी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020-21, 2020-21 के सितंबर की रिटर्न। और सर ये रिटर्न कब जाएगी, सर ये रिटर्न जाएगी 20th ऑफ अक्टूबर को, और या फिर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न, इन दोनों में जो अर्लियर है, राइट, इन दोनों में जो अर्लियर है उस डेट तक आप क्या कर सकते हो, आईटीसी अवेल कर सकते हो। तो अब आप क्वेश्चन में पहले इसे मेंशन करोगे कि दीज आर द लास्ट डेट्स, और अगर ये डेट अभी लैप्स नहीं हुई है, और अगर ये डेट अभी लैप्स नहीं हुई है तो हमारा जो असेसी है राघवन वो इसका क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, तो पहले आप ये बताओ कि लास्ट डे क्या है अवेलिंग आईटीसी का, ये बताने के बाद आप नीचे लिखो इफ दिस डेट हैज नॉट बीन लैप्स्ड, if this date has not been, if this date has not been arrived, then he can take the credit, else credit shall not be allowed, else credit shall not be allowed। ठीक है, लिख के अपना आंसर मेरे को भेजना, मैं देख के बताऊंगा आपने कैसा लिखा है, राइट। ये होमवर्क हो गया आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 23, राघवन एक सर्विस प्रोवाइडर है, राघवन एक सर्विस प्रोवाइडर है, हैज टेकन द क्रेडिट बेस्ड ऑन द इनवॉइस मेड अवेलेबल टू हिम, ही हैज रिसीव्ड द इनवॉइस ऑन 10th July 2018 and has made the payment against the invoice on 1st Jan 2019. Explain the consequences of credit that he has taken on 10th July 18. तो मैंने आपको बताया था 180 डेज के अंदर पेमेंट करना होता है, तो 10th July 18 को आपके पास इनवॉइस आ गई थी, 10th July 18 को आपके पास इनवॉइस आई थी, 10th July 18 से जरा आप 180 डेज कैलकुलेट करिए, यहां से आप 180 डेज कैलकुलेट करिए। ठीक है सर, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। जुलाई में हमारे पास आ जाएंगे 22 डेज, ठीक है ना, 22 डेज, 22 डेज कैसे आ गए, डेट ऑफ इनवॉइस इंक्लूड कर लिया हमने। अगस्त में कितने दिन आ जाएंगे सर, अगस्त में आ जाएंगे 31, सितंबर में कितने आ जाएंगे सर, सितंबर में आ जाएंगे 30, अक्टूबर में कितने आ जाएंगे सर, अक्टूबर में आ जाएंगे 31, नवंबर में कितने आ जाएंगे सर, नवंबर में आ जाएंगे 30, और दिसंबर में कितने आ जाएंगे सर, दिसंबर में भी आ जाएंगे 31, और आई थिंक इसके आने से पहले आपके 180 कंप्लीट हो चुके होंगे, राइट। तो 22 + 31 53, 53 + 30 83, 83 + 30 113, 113 + 1 114, 114 + 30 144, और यहाँ आ गए 26 डेज 50 नो 144, सही किया है मैंने, 22 और 31 53, 53 and 30 83, 83 and 30, 83 and 30 is 113, 114, 114 and 30 144, 144 and 31 is 175, 175 and 5 days of Jan। तो Jan 5 को आपके 180 डेज पूरे होते हैं, और आपने पेमेंट कब करी है, आपने इसका पेमेंट किया है 1st Jan 2019 को, मतलब कि आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया है।
आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया है, तो अगर आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है सर। ये जो आपने क्रेडिट यहां पर बुक किया है 10th ऑफ जुलाई को, यहां पर जो आपने क्रेडिट बुक किया है 10th ऑफ जुलाई को, ये आपका वैलिड क्रेडिट है, ये आपका वैलिड क्रेडिट है, आपको इसका कुछ नहीं करना है, ये वैलिड क्रेडिट है। देयर विल बी नो रिवर्सल, देयर विल बी नो रिवर्सल। हाउएवर अगर पेमेंट 5 तारीख के बाद यहां कहीं हुई होती तो उस केस में हमें रिवर्सल की जरूरत पड़ जाती, राइट। चलिए, अब हमने सारा कार्यक्रम कर लिया है, अब बस हमें एक क्वेश्चन करना बाकी है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक जो हमने अभी टच नहीं किया था वो था क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने टच नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं और इसको अपन लोग वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था, राइट। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन ने इसको लास्ट में रखा था। जरा ध्यान से अच्छे से इसको समझना, आपको मजा आएगा क्वेश्चन पढ़ के, राइट। देख रहे हो इतना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब लगभग 1 पेज के आसपास ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मेसर्स कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन चेन्नई, ओके। It is engaged in the manufacture of iron and steel product. It has carried out following transactions in the financial year 1920. तो आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 के ट्रांजेक्शन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। परचेज किया है 1000 मेट्रिक टन आयरन एट ₹1000 पर मेट्रिक टन एक्सक्लूडिंग जीएसटी फ्रॉम मेसर्स हार्ड लिमिटेड ऑफ चेन्नई। मेसर्स हार्ड लिमिटेड हैज फुलफिल्ड द ऑर्डर एज फॉलोज। 28 फेब को 200 मेट्रिक टन आया, 10 मार्च को 250 मेट्रिक टन आया, 25 मार्च को 250 मेट्रिक टन आया, 28 मार्च को 200 मेट्रिक टन आया। बैलेंस ऑर्डर requirement has been fulfilled by the Hard Limited on 5th April. However, Hard Limited has raised the invoice for the full order at the time of dispatch of the first lot, that is on 28th Feb. Messrs Comfortable has made the full payment on 28 Feb for the order. तो बेसिकली हुआ क्या है, सिंगल इनवॉइस इश्यू हुई है, सिंगल इनवॉइस इश्यू हुई है, लेकिन गुड्स आपके पास 5 इंस्टॉलमेंट्स पे आए हैं। गुड्स आपके पास 5 इंस्टॉलमेंट्स में आए हैं। पहली 4 इंस्टॉलमेंट्स आपको 19-20 में आई हैं और आखिरी इंस्टॉलमेंट 5 अप्रैल 20 यानी कि 2021 में आई है। दैट मींस इस इनवॉइस का क्रेडिट 19-20 में नहीं मिलेगा, 20-21 में मिलेगा। सेक्शन 16(2) के प्रोविजन में लिखा हुआ था, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स ITC कैन बी अवेलेबल ऑन द रिसीट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज ऑन 5th अप्रैल 20 यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस ITC। तो 19-20 में आपको इसका एक भी ITC नहीं मिलेगा। तो पॉइंट नंबर ए पढ़ने के बाद रिजल्ट क्या आया, 0, कि भाई कोई ITC मिलना ही नहीं है। ये इंफॉर्मेशन इतनी बड़ी खामखा इंस्टीट्यूट ने हमको दे दी। आगे क्या बोलता है, कंपनी हैज रिसीव्ड द IT इंजीनियरिंग सर्विसेज फ्रॉम मेसर्स डायनेमिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा जी, IT की सर्विसेज मिली हैं और ये डायनेमिक इन्फोटेक भी किधर के हैं, चेन्नई के हैं, ओके। 11 लाख रुपए की सर्विस थी। On 28 October 19, invoice for the service rendered was issued on 5th November 19. Okay. Messrs Comfortable made the part payment of 413 on 31st December 19. Being unhappy with the service provided by Messrs Dynamic Infotech Private Limited, it did not make the balance payment. Okay. तो भैया जो डायनेमिक ने हमको सर्विसेज दी थी उन सर्विसेज से हम खुश नहीं थे। 4,13,000 रुपए देने के बाद हमने पेमेंट देने से मना कर दिया, ओके। डेफिशिएंसी इन सर्विस रेंडर्ड वाज मेड गुड बाय मेसर्स डायनेमिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड बाय 15th Feb 2020, ओके। मेसर्स कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड मेड अ पेमेंट ऑफ ₹2,95,000 on 15th Feb 20 towards the full and final settlement of the dues and did not pay the balance amount, ओके। अब बड़े ध्यान से इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले हुआ क्या, 28 अक्टूबर को हमारा एग्रीमेंट हुआ और 5 नवंबर को हमें इनवॉइस मिला है। ये देखिए 5 नवंबर को हमें इनवॉइस मिला है कितने रुपए का, 11 लाख प्लस GST का। तो मैं लिख लेता हूं क्योंकि इंफॉर्मेशन बड़ी है।
और ऐसा ना हो कि हम इस इंफॉर्मेशन को इधर उधर कर दें। तो सबसे पहले क्या हुआ है सर, 5 नवंबर को हमें इनवॉइस रिसीव हुई है, हमें इनवॉइस रिसीव हुई है। इनवॉइस कितने की रिसीव हुई है सर, इस इनवॉइस की जो वैल्यू है वो है सर 11 लाख रुपीस, राइट। और इस पे जो जीएसटी लगा होगा सर वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा होगा। क्यों? क्योंकि सर सप्लायर डिजिटेक भी चेन्नई का है और रिसिपिएंट कौन है सर, रिसिपिएंट कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड, ये भी किधर का है, चेन्नई का है। तो दोनों भाई लोग चेन्नई के हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इन्वॉल्व हुआ होगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट 99% दिया हुआ है, तो आपका 9% सीजीएसटी लगा होगा और 9% आपका एसजीएसटी लगा होगा, यानी कि ₹99,000 एंड ₹99,000, राइट। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ लें तो आपके पास निकल के आ जाएगा 12,98,000, क्लियर। तो टोटल वैल्यू कितने की बनी, 12,98,000 की बनी। अब कहता है कि सर इस 12,98,000 में से आपने थोड़ा सा पेमेंट कब दिया, 31 दिसंबर को। 31 को आपने 4,13,000 रुपए दिए, राइट। तो आपने 31 दिसंबर को 4,13,000 रुपए दे दिए, ओके। और फिर डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ और आपने बैलेंस पेमेंट 295 का किया 15 फेब को। फिर 15 फेब को आपने 2,95,000 रुपीज का पेमेंट किया और जो बैलेंस पेमेंट था वो आपने कभी दिया ही नहीं, वो आपने कभी दिया ही नहीं। अच्छा जी, बैलेंस कितने रुपए का है सर, बैलेंस है 12,98,000 में से आप माइनस करा दो आपने जितना पेमेंट कर दिया है। हमने कितना पेमेंट कर दिया है सर, इसको अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास इधर आएगा 8,000, हो जाएगा 0। आपने 7,08,000 रुपीज पे कर दिए, राइट। आपने 7,08,000 रुपीज पे कर दिए, तो 1298 में से 7,08,000 चले जाएंगे, आपके पास बचेगा 5,90,000। कितना बचेगा आपके पास, 5,90,000। ये पेमेंट आपने नहीं किया, ये पेमेंट आपने नहीं किया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आगे क्या बोलता है, अच्छा आगे क्या बोलता है, कंपनी हैज मेड द फॉलोइंग इंट्रास्टेट सप्लाईज, कंपनी हैज मेड फॉलोइंग इंट्रास्टेट सप्लाईज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। वैल्यू ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन 10 लाख रुपए, मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 2 लाख रुपए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने चाहे रजिस्टर्ड को माल बेचा हो चाहे आपने अनरजिस्टर्ड को माल बेचा हो, आपने जीएसटी तो नॉर्मल चार्ज किया होगा, राइट। और आपने ये सारी सप्लाई इंट्रा स्टेट करी है, मतलब कि विद इन द स्टेट करी है। तो आपकी 1920 की 2019-20 की अगर मैं आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालूं तो कितनी निकलती है सर, रजिस्टर्ड बंदे को और अनरजिस्टर्ड बंदे को दोनों को मिला के आपने कितने का सप्लाई किया सर, आपने 12 लाख रुपए का सप्लाई किया और सारी सप्लाई आपने इंट्रा स्टेट करी है। तो सीजीएसटी सर कितना लगा होगा, 12 लाख का 9%, और एसजीएसटी सर कितना लगा होगा, 12 लाख का 9%। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 1,08,000 रुपए, राइट, कि 1,08,000 रुपए आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। क्लियर। तो मैंने तीनों इंफॉर्मेशन नोट कर ली। इसके बाद कहता है कंप्यूट करो जीएसटी लायबिलिटी, जीएसटी लायबिलिटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एज द केस में बी फॉर द कंफर्टेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। 19-20 की इसकी लायबिलिटी बताओ। अच्छा, कंप्यूट करो अगर कोई आईटीसी रिवर्स होना है फाइनेंशियल ईयर 1920 में या फिर 2021 में। क्लियर। तो सबसे पहले मैं अब आपको जीएसटी लायबिलिटी के बारे में दिखाता हूं कि इस कंफर्टेबल की जीएसटी लायबिलिटी क्या है। कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड की जीएसटी लायबिलिटी क्या है सर, इसके पास सीजीएसटी और एसजीएसटी के अलावा कुछ नहीं है। तो इसका जो आउटपुट टैक्स है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो आउटपुट टैक्स है वो 1,08,000 रुपए आया है, अभी अभी मेहनत करके हमने फाइंड किया है, राइट। इसके बाद इसमें से अब हमको आईटीसी मिलता है,
सर सबसे पहले हम आईजीएसटी का आईटीसी लेते हैं जो इस क्वेश्चन में है नहीं, फिर हम सीजीएसटी का क्रेडिट लेते हैं और सीजीएसटी का आईटीसी हमारे पास आया है 99,000 रुपीज का। भाई तुम्हें इनवॉइस मिल गई थी, तुम्हें इनवॉइस मिल गई थी, इनवॉइस में टैक्स लिखा हुआ था, तो नवंबर में जब तुम्हें इनवॉइस मिली और तुम्हें सर्विसेज मिली तो तुम इस 99,000 के लिए क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। तुम्हें यह तो नहीं पता था कि तुम सेटिस्फाई नहीं होगे और बाद में तुम डिस्प्यूट डाल दोगे। भाई अभी तुम्हारे पास इनवॉइस आई है, अभी तुम्हारे पास सर्विसेज आ रही हैं, तुम खुश हो, तुम गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट से बताया कि सर हमारे पास इनवॉइस भी है और डिजिटेक हमें सर्विसेज भी दे रहा है, टकाटक मामला चल रहा है। गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, आप 99,000 का आईटीसी ले लो। हमने 99,000 का सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी को पे करने के लिए ले लिया और एसजीएसटी का 99,000 एसजीएसटी को पे करने के लिए ले लिया। यानी कि हमारी फाइनेंशियल ईयर 1920 में जो नेट टैक्स लायबिलिटी निकली होगी वो 9,000 रुपए निकली होगी सीजीएसटी की और 9,000 रुपए हमारी निकली होगी एसजीएसटी की। ये हो गई पहली चीज। अब जो ये बैलेंस पेमेंट आपने पे नहीं करी थी, इधर आ जाओ, ये जो बैलेंस पेमेंट आपने नहीं दिया था इसके लिए आपने एक रूल पढ़ा था कि अगर आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो आपको ये आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। 5 नवंबर का ये इनवॉइस है, 5 नवंबर 19। अब अगर आप 180 डेज कैलकुलेट करोगे तो 180 डेज अगले फाइनेंशियल ईयर में गिरेंगे जाके। नवंबर के कितने दिन आएंगे सर, नवंबर के 26 दिन आएंगे, दिसंबर के 31 डेज आएंगे, आपका जैन के 31 डेज आएंगे, फेब के आपके पास 29 डेज आएंगे क्योंकि ये आपके 2019 के थे और ये फेब, जैन फेब मार्च आपका 2020 का है और 2020 लीप ईयर था, तो इसमें आपके पास 29 डेज थे। तो 26 प्लस 31 57, 57 प्लस 30 87 प्लस 1 88, 88 प्लस 20 108, 108 प्लस 9 117, 117 प्लस 31 148 डेज होते हैं। दैट मीन्स कि बचे हुए 32 दिन, आई थिंक या 32 दिन वो आपको कहाँ मिलेंगे सर, आपके जो 180 डेज हैं वो एक्सपायर होंगे ऑन 2 मई 2020 को। तो 2 मई 2020 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपको रिवर्सल करना पड़ेगा जो पेमेंट आपने नहीं किया उसके आईटीसी का। और आपने कितना पेमेंट नहीं किया सर, आपने 5,90,000 रुपीज पे नहीं किया। ये 590 इंक्लूडिंग जीएसटी है, इसमें सीजीएसटी कितना है सर, ये 5,90,000 में सीजीएसटी है 9 का और टोटल वैल्यू है 118 की। एसजीएसटी कितना है सर, 590 में 9 का एसजीएसटी है और टोटल वैल्यू है 118 की। नहीं समझ में आया? देखो, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 100 है तो सीजीएसटी कितना लगा होगा, 9% के हिसाब से 9 रुपए, एसजीएसटी कितना लगागा 9 रुपए, यानी कि वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कितनी होगी 118, और 118 में सीजीएसटी कितना होगा 9 और एसजीएसटी कितना होगा 9। क्लियर हुआ? अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे आई थिंक 45,000 रुपीज ये आएगा और 45,000 रुपीज ये आएगा, राइट। तो रिवर्सल जो होगा वो कौन से ईयर में होगा, 2020-21 में, जहां पर 180 डेज एक्सपायर होंगे। 45,000 का आईटीसी रिवर्स हो जाएगा और नेट टैक्स लायबिलिटी जो आपकी 19-20 में आएगी वो आएगी 9,000 रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी। चेक करिए, 9,000 रुपए सीजीएसटी, 9,000 रुपए एसजीएसटी। आईटीसी जो रिवर्स होना है वो है 90,000, 90,000 में सीजीएसटी जो रिवर्स हो रहा है वो हो रहा है 45,000 और एसजीएसटी जो रिवर्स हो रहा है वो हो रहा है 45,000, राइट। अब मैंने आपको सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक शीट आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीसी के क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको और थोड़ा प्रैक्टिस करने को मिल जाए। वो आपको सेल्फ करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन की की मैं आपको बाद में दे दूंगा जिससे आप अपने आंसर्स को मैच कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।